So I'll be taking 3 classes on adrenal gland, ठीक है? तो बेटा आप ये फ़ोन वगैरह आप बंद कर दो, है ना? It is just a 1 hour class, तो आपको थोड़ा सा इस पे फोकस कर लो आप. So किडनीज की प्लेसमेंट आप एनाटमी पढ़ी है आपने? किडनी रीनल सिस्टम पढ़ा है एनाटमी में? सो बेसिकली ये एड्रीनल कहाँ पर होता है? चलो जल्दी मूव इनसाइड. यू हैव 2 किडनीज, ठीक है, और उन दोनों के टॉप पे वी हैव अ ग्लैंड विच इज एंडोक्राइन ग्लैंड अगेन, ठीक है, विच आर 2 इन नंबर. एंड आप इनकी अगर पोजीशन देखो, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि इट इज अ ट्रायंगल शेप ग्लैंड, ठीक है, विच इज प्लेस जस्ट अबव द किडनी. और इसका साइज की बात करूं मैं तो मतलब इसका वेट की बात करूं तो इट इज जस्ट 1 ग्राम. और पी शेप्ड इतना छोटा है, बट इट इज वेरी इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड, ठीक है. अब कैसे, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये देखते हैं. इट इज ट्रायंगल शेप, ऐसे मतलब एग्जैक्ट ट्रायंगल नहीं है, बट ऐसे इन्वर्टेड आप समझ लो, कप शेप, कैप शेप्ड और ट्रायंगल शेप्ड, विच इज जस्ट प्लेस्ड अबव योर किडनी, ठीक है. अब अगर इसकी डेवलपमेंट की बात करें तो मैं ऐसे ले लेती हूँ, ठीक है, इसको ऐसे रफली बना लेती हूँ. इट हैज गॉट बेसिकली 2 पार्ट्स, ठीक है. एक होता है एड्रीनल मेड्यूला, आपने इसका नाम पक्का सुना होगा, ठीक है. वन इज एड्रीनल मेड्यूला एंड अनदर इज, दूसरा पार्ट कौन सा है? कॉर्टेक्स, है ना. सो एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है, मैं ऐसे लिख रही हूँ ए कॉर्टेक्स, ठीक है. सो ये दोनों, दिस इज एड्रीनल कॉर्टेक्स और दिस इज, चलो बंद करो गेट. अब गेट बंद कर दो, लास्ट जो आ रहा है बेटा, इसको बंद करके इसको लॉक कर दो आप, बिकॉज एवरी टाइम यू आर कमिंग, फिर उससे पूरा, ठीक है. तो दिस इज द आउटर पार्ट जिसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं एंड द इनर पार्ट इज कॉल्ड मेड्यूला. अब आपकी जो गेस्टेशनल, जब आपकी डेवलपमेंट हो रही होती है इंट्रायूट्राइन, सो बेसिकली आपका जो ये मेड्यूला वाला पार्ट है ना, दिस इज डेवलप्ड फ्रॉम, यू ऑल नो व्हाट इज एक्टोडर्मल लेयर, एंडोडर्मल लेयर, मेसोडर्मल लेयर. एनाटॉमी में आया होगा ना आपके, जो गैस्ट्रुलेशन में प्रोसेस में 3 लेयर्स फॉर्म होती हैं और उसी से आपके सारे विस्ट्रास बन रहे हैं, ठीक है. तो अभी तो हम इसी पे फोकस रहेंगे. सो दिस मेड्यूला इज बेसिकली डेवलपिंग फ्रॉम न्यूरोएक्टोडर्मल लेयर, ठीक है. यू हैव एक्टोडर्मल लेयर, एंडोडर्म, मेसोडर्म, आपको आइडिया है ना इस चीज का? यस और नो, है ना. सो जस्ट रिमेम्बर कि ये जो आपका मेड्यूला है ना, ये तो एक्टोडर्म, दैट टू न्यूरो एक्टोडर्मल लेयर से बन रहा है, और ये जो कॉर्टेक्स है आपका ना, ये बेसिकली मेसोडर्मल लेयर से बन रहा है, ठीक है. अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट टू नो. अभी आपको जब इनके फंक्शंस पता मतलब पढ़ेंगे हम लोग, तब दिस इज इम्पोर्टेंट कि कहाँ से डेवलप हो रहे हैं, ठीक है. सो अभी तक क्लियर है? लास्ट में मेरी आवाज आ रही है आपको? बताओ फिर क्या बोला अभी तक. लास्ट स्पेक्स आप हेड डाउन जो कर रहे हैं वो बताओ. चलो स्टैंड अप, फास्ट फास्ट. जो भी हम एक एक स्लाइड पढ़ेंगे उसको आप रिवाइज करोगे यहीं पर. आपने ये एस बोला ना, जल्दी, ठीक है. तो वी हैव 2 glands just placed above the kidney, ठीक है, जिसको आप एड्रीनल बोल रहे हो. इट हैज गॉट 2 parts, आउटर एंड इनर, और वो डेवलप कहाँ से होते हैं, ठीक है, एक्टोडर्मल लेयर एंड मेसोडर्मल लेयर, ठीक है. अब नेक्स्ट द इम्पोर्टेंस, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. अब ये आप सोचोगे कि
इतना छोटा सा ग्लैंड और साइज ऑफ अ पी, मतलब आपके मटर वाले जो होते हैं ना पीस, उसके उतना उससे भी छोटा साइज है इसका। बट आप अगर इसकी इम्पोर्टेंस और इसके फंक्शंस जानोगे ना, तो इट इज नो लाइफ इज पॉसिबल विदाउट दिस ग्लैंड, ठीक है। क्यों? अब आपकी जो भी आपने एएनएस में पढ़ा होगा, फ्लाइट फ्राइट, बच्चे पीछे से आ जाए, खुल नहीं रहा है। तो आपने एएनएस में पढ़ा है फ्लाइट फ्राइट, ऐसे आया था ना जब आप सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक कर रहे थे स्टडी जब आप, है ना। तो व्हाट इज फ्राइट फ्लाइट, और आपका जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स ऑफ योर बॉडी, व्हाट इज दैट। अब उसमें ये काम आएगा आपका एड्रिनल मेड्यूला जो है ना आपका। आज तो हम एड्रिनल मेड्यूला ही पढ़ेंगे, कॉर्टेक्स इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप समझ लो कि अगर ये नहीं होगा ना, इफ दिस ग्लैंड इज रिमूव और देयर इज अ ट्यूमर और ड्यू टू एनी सर्जरी इट हैज टू बी रिमूव, तो लाइफ जो है वो बहुत शॉर्ट स्पैन हो जाती है एंड यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन सर्टेन मेडिकेशन सो एज टू कंटिन्यू विद योर लाइफ। बट इसके बिना फिर भी मैनेज नहीं कर सकते हो। अब क्यों, व्हाई आई एम सेइंग सो, क्योंकि जो आपके जितने भी इमरजेंसी सिचुएशन, अब इमरजेंसी सिचुएशन मतलब क्या, व्हेन आई से इमरजेंसी सिचुएशन उसका मतलब क्या होता है। जैसे हाइपोग्लाइसीमिया इज इमरजेंसी सिचुएशन, शॉक, हाइपोग्लाइसीमिया स्ट्रेस आपको इमरजेंसी सिचुएशन है कि नहीं है। सपोज यू आर फास्टिंग फॉर द होल डे, सो व्हाट इज इमरजेंसी। अगर मैं बात करूं तो वेन एवर यू आर हैविंग like hypoglycemia, that is a emergency situation for your body, isn't it so? अगर आपका शुगर मेंटेन नहीं होगा तो क्या होगा, यू विल कोलैप्स। आपको अननोइंगली यू डोंट, आपको कुछ आपकी बॉडी को पता ही नहीं चलता है, बिकॉज दीज हार्मोन्स आर सिक्रेटेड ऑटोमेटिकली बाय योर बॉडी वेन एवर इट सेंस कि आपका 60 मिलीग्राम % इससे कम हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली दिस इज सिक्रेटिंग ऑल द थिंग्स जो कि आपको रिक्वायर्ड है। इट इंक्रीजेज योर ब्लड ग्लूकोज लेवल। अभी कैसे करता है, अगर सपोज ये नहीं करेगा तो क्या होगा, तो that can lead to a life threatening situation also. A simple hypoglycemia can lead to coma, ठीक है। और अगर सपोज देयर इज द पेशेंट इज इन शॉक मतलब अभी आप समझ लो कि ही इज नॉट मेंटेनिंग हिज सिस्टोलिक बीपी, डायस्टोलिक बीपी, किडनी परफ्यूजन नहीं हो रही है, यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, तो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ शॉक। अब अगेन उसमें अगर ये आपके इमरजेंसी हार्मोन्स नहीं सिक्रीट करेगा एड्रिनल मेड्यूला, सो व्हाट विल हैपन, सो अल्टीमेटली दैट विल लीड टू डेथ ऑफ द पेशेंट, ठीक है। सो ये आपकी नॉर्मल जो आपकी डे टू डे लाइफ है उसमें अननोइंगली आपके जो इफ वी से शुगर है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इवन योर ब्लड प्रेशर, आपको जो भी एनर्जी चाहिए ड्यूरिंग योर एक्सरसाइज, फास्टिंग में, so it is all maintained by this adrenal medulla. So it is a most important, like it is secreting the most important hormones, ठीक है, which are required for the survival. अब इसमें जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, there are group of hormones जिनको हम लोग कैटेकोलामीन्स बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा, है ना। So today we'll talk about adrenal medulla only, ठीक है। कॉर्टेक्स का हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, अगेन that is very important। और इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्लिनिकली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। आपके क्वेश्चंस तो आते ही हैं इसमें, बट क्लिनिकली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो तो आपको कुछ थोड़ा आइडिया, मतलब अभी कुछ इमेजिन कर पा रहे हो आपकी क्या है ये ग्लैंड क्या है, कुछ समझ में आ रहा है आपको। सो इट इज ये एड्रिनल मेड्यूला, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। सो इट इज सिक्रीट अ ग्रुप ऑफ हार्मोन्स विच इज कॉल्ड कैटेकोलामीन्स, ठीक है।
अब बहुत सारे हार्मोन्स है तो उनको एक ग्रुप में कर दिया है, ठीक है। तो अब इसमें कौन कौन से हार्मोन्स हैं, आपने नाम सुने होंगे, ठीक है। नॉन एपिनेफ्रिन सुना है आपने, यस और नो? अगर आपने नहीं भी सुना ना तो बट ये है कि इट इज अ लाइफ सेविंग, ये ऑटोमेटिकली सिक्रीट हो रहा है आपकी बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट इज एपिनेफ्रिन, ठीक है। एंड द थर्ड, और भी बहुत सारे हैं बट ये हमारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सो व्हाट आर द हार्मोन्स व्हिच आर सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल मेड्यूला? उनको आप क्या बोलते हो? उनको आप कैटेकोलोमीन्स बोलते हो। और भी बहुत सारे हैं बट दीज आर दी इम्पोर्टेंट वन, ठीक है। तो नॉन एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामीन, ठीक है। अगेन जो आपकी स्ट्रेस वाली सिचुएशन है आपकी बॉडी में जो राइज होती है, दीज विल बी हेल्पिंग यू टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, ठीक है। तो आपकी जो फ्लाइट आपने सिंपैथेटिक में पढ़ा है, स्ट्रेस है बॉडी को, तो आपको ये अब कैसे वर्क करते हैं बेसिकली ये आपको समझना है, ठीक है। मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ, उसके बाद हम हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं। एक तो हमने थोड़ा सा एड्रिनल, बच्चे वो गेट भी बंद कर दो, है ना। वी हैव स्टडीड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, हमने इसका थोड़ा सा पढ़ा। वी स्टेटेड अबाउट द हार्मोन्स जो सिक्रीट हो रहे हैं, ठीक है। अब ये कैसे बन कैसे रहे हैं, ठीक है, हाउ दीज आर सिंथेसाइज्ड। तो बेसिकली कहाँ से सिंथेसाइज्ड होते हैं? हाँ, तो वो दैट इज अमाइनो एसिड, है ना। अगर मैं और शॉर्ट फॉर्म में बोल दूं तो ये आपके एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन एंड डोपामीन एंड अदर ग्रुप ऑफ हार्मोन्स जो है आपके बेसिकली जो आपका ये टायरोसिन और फिनाइल एनालिन है ना, ये इनसे मतलब स्टार्टिंग स्टेप इज दिस, ठीक है। ये कहाँ से आता है? ये आपके बायोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होंगे ना, साइकिल। मैं आपको सो बेसिकली आपके द स्टार्टिंग पॉइंट इज द फिनाइल एनालिन या फिर टायरोसिन, ठीक है। अब अगेन दिस अंडरगोज, ये आपके सब बुक में लिखा है, यू जस्ट स्टे फोकस्ड। आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है, आपकी बुक्स में ही लिखा है। वी ऑल्सो टेक द नॉलेज फ्रॉम बुक्स ओनली, है ना। तो आप लिखो मत, आपकी बुक्स में सब कुछ लिखा है। सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अगेन फिनाइल एनालिन जो है इट अंडरगोज हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन मतलब क्या होता है? वो OH ग्रुप ऐड हो जाता है ना, ठीक है। देन इट इज कन्वर्टेड टू टायरोसिन, अगेन उसके हाइड्रोक्सिलेशन होता है एंड देन दिस DOPA मतलब डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एनालिन, दिस इज फॉर्म, ठीक है। और इट अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, मतलब जो बायोकेमिस्ट्री मतलब सब केमिकल रिएक्शंस आर गोइंग इनसाइड। तो अब आपके बेसिकली हमें नॉन एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एंड डोपामिन हैज टू बी फॉर्म, तो वो उसका स्टेप्स हैं कि कैसे बन रहे हैं, ठीक है। एंड अल्टीमेटली नॉन एपिनेफ्रिन इज फॉर्म और वो ब्रेक डाउन होता है तो एपिनेफ्रिन बनता है, ठीक है। सो आपको एग्जाम में आएगा तो यू कैन ड्रॉ दिस ऑल्सो, ठीक है, कि बेसिकली कहाँ से फॉर्म होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब ठीक है, अब आपकी बॉडी में ये एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, डोपामिन बन गया, ठीक है। इट हैज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दीज बायोकेमिकल रिएक्शंस जिसमें कार्बोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन दोनों चीजें, ठीक है। अब ये कहाँ स्टोर होगा और कहाँ, मतलब इट हैज टू बी स्टोर्ड समवेयर, इट वोंट बी फ्रीली अवेलेबल होगा तो फिर तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा, है ना। तो आपके जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वेदर दे आर योर हार्मोन्स और सर्टेन केमिकल्स, दे आर स्टोर्ड इन द सम वेसिकल्स, है ना। तो अब हम जो यहाँ एड्रिनल मेड्यूला की बात कर रहे हैं ना, तो अब आपका ये एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन एंड द डोपामिन, they will be stored in a specialized cell related to adrenal medulla that is called the chromaffin cell, ठीक है। तो जब हम यहाँ बात करेंगे तो हम बात करेंगे क्रोमाफिन सेल की, ठीक है। तो मैं ऐसे इमेजिनरी, मतलब इट माइट बी सम ऑफ सम अदर शेप, मैं ऐसे आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ। सो दिस इज द बेसिक क्रोमाफिन सेल, ठीक है।
अब इसके अंदर आपके ऐसे ऐसे स्टोर्ड वेसिकल्स होंगे, कुछ लार्ज शेप के होंगे, कुछ स्मॉल। अब आपकी जो टेक्स्ट बुक्स बोलती हैं वो ये कह रहे हैं कि द लार्जर वन दे आर स्टोरिंग नॉन एपिनेफ्रिन, आई थिंक यही है। मतलब वो कह रहे हैं कि, और डोपामिन का भी कह रहे हैं कि आइडिया नहीं कि कहाँ स्टोर होता है। सो नॉन एपिनेफ्रिन आर स्लाइटली बिगर और एपिनेफ्रिन, है ना, मतलब देयर इज सम स्ट्रक्चरल डिफरेंस। अब एक सेल है तो उसकी कुछ नर्व सप्लाई भी होगी, है ना, कुछ इसको, तो दे आर सप्लाइड बाय दिस कोलिनर्जिक फाइबर्स, ठीक है, कोलिनर्जिक सिंपैथेटिक फाइबर्स। अब जो भी सपोज कोई सिग्नल आया इसको, है ना, देयर इज stress to your body, sudden hypoglycemia is there, your blood glucose has to be raised immediately, तो क्या होगा, वो सिग्नल यहाँ से आएगा, ठीक है, इट विल बाइंड टू सम रिसेप्टर हेयर, ठीक है, और ये जो है ये ब्रस्ट हो जाएगा, ठीक है, सर्टन केमिकल्स लाइक नॉन एपिनेफ्रिन, और ये वाला हो गया एपिनेफ्रिन एंड डोपामिन, ये रिलीज है, ये रिलीज हुए यहाँ से, और यहाँ पर आपके वीनस जो भी साइड्स होंगी उसमें इट विल गो इनटू द ब्लड स्ट्रीम और दे विल इंक्रीज द ब्लड शुगर, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। तो आपका बेसिकली जो एड्रिनल मेड्यूला का इंपॉर्टेंट सेल है, व्हाट इज दैट, कौन सा सेल है ये, दैट इज द क्रोमाफिन सेल। कभी आपको एग्जाम में, है ना, क्रोमाफिन सेल्स कहाँ होते हैं। सो बेसिकली एम क्या था, आपके शुगर को मेंटेन करना। सो दिस इज हाउ द सिग्नलिंग इज गोइंग ऑन, और आपके वेसिकल से आपके ये इम्पोर्टेंट जो केमिकल्स हैं ये निकल के एंड दे, अब ये आप सोचोगे कि ये शुगर कैसे मेंटेन करेंगे, है ना। अब डिफरेंट सिचुएशन में ये लोग कैसे एक्ट कर रहे हैं। सो अगेन आपकी प्रीवियस नॉलेज जो है बायोकेमिस्ट्री, थोड़ा सा उसका भी इसमें आपको रोल है समझने में। अब मुझे आप ये बताओ कि अगर हमें ग्लूकोज बढ़ाना है तो वी नीड ग्लूकोनियोजेनेसिस, है ना, यस यस और नो। आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाना है, और क्या करवाना है आपको, आपकी बॉडी को ग्लाइकोजिनोलाइसिस, वो भी कराएंगे, ठीक है। सो अब ये कहाँ होता है, सारा लिवर में हो रहा है ना। सो व्हाट दिस एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन विल डू, इट विल स्टिमुलेट द लिवर टू डू व्हाट, टू स्टार्ट। अब ये क्या करेगा कि आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में एक्ट करके इट विल स्टार्ट ग्लूकोनियोजेनेसिस, और आपके जो लिवर में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसका ब्रेक डाउन भी करना शुरू कर देगा, ठीक है। सो इनके ब्रेक डाउन से क्या होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस से क्या होगा, और ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन से क्या होगा, आपका न्यू ग्लूकोज पे बन रहा है, ठीक है, आपका ग्लूकोज इज बीइंग फॉर्म, ठीक है, तो आपका ग्लूकोज इंक्रीज हो गया, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, अगेन इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, लिपिड्स और फ्री फैटी एसिड ये सारे भी इंक्रीज हो रहे हैं। सो बेसिकली इट विल सेंड सिग्नल्स टू प्रमोट ऑल दीज थिंग्स, तो आपका शुगर मेंटेन हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोल रही हूँ। सो इट व्हाट विल इट डू, तो मतलब ये जो नॉन एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन ये क्या कर रहे हैं, दे आर प्रमोटिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, समझ रहे हो। सो दे विल स्टार्ट, और मतलब कहाँ होगा, कहाँ, तो लिवर में ही होगा, बट ये कुछ सिग्नलिंग तो चाहिए ना, तो ऑटोमेटिकली दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन इन योर बॉडी, ठीक है। अब आपका जो नॉन एपिनेफ्रिन है एंड योर एपिनेफ्रिन, it acts on all the metabolism of your body, whether it is carbohydrate, lipids, fat, protein, ठीक है। अब आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में तो हमने पढ़ लिया कि ये क्या करेगा, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स वाला अभी पढ़ा ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि आर दे
Are they pro-diabetic? Because they are increasing your blood glucose level. तो इसको तभी बोलते हैं कि they are pro-diabetic, मतलब they will increase your blood glucose level. ठीक है, तो इसीलिए आपकी बुक्स में लिखा है pro-diabetic, pro-ketogenic. ठीक है, तो आपके ये सारे आपका काम करेंगे इंक्रीज योर ब्लड शुगर. आपका मतलब ग्लूकोज इंक्रीज हो रहा है और आप लैब इन्वेस्टिगेशन करवाओगे स्ट्रेस वाले में पेशेंट में, तो आपका शुगर बहुत ज्यादा रेज आएगा. तो दे कॉज अ स्टेट ऑफ प्रो डायबिटिक्स, है ना, तो मतलब रेज आपका शुगर होगा. ठीक है, अब ये फ्री फैटी एसिड्स भी रिलीज करते हैं, तो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड प्रो कीटोजेनिक, है ना. तो आपकी कीटोन बॉडीज वो सारी वो भी इंक्रीज करते हैं. आप समझ रहे हो क्या चल रहा है यहाँ पर? सो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट हो रहा है, लिपिड मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट हो रहा है. लिपिड में अगेन क्या करेगा, ये लिपिड पे कैसे एक्ट करेगा? व्हाट विल इट कॉज? इट विल कॉज लाइपोलाइसिस. ठीक है, तो इससे क्या निकलते हैं? फ्री फैटी एसिड यहीं से आते हैं. ठीक है, तो जितनी भी आपको स्ट्रेस में चीजें चाहिए, आपको ग्लूकोज चाहिए, आपको और भी जितनी चीजें चाहिए, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी बाय द स्टिमुलेशन ऑफ एड्रेनल मेड्यूला बाय सिक्रेटिंग दीज हार्मोन्स. ठीक है, सो अभी हम देखते हैं कि ये कैसे. तो आपकी स्ट्रेस सिचुएशन कौन कौन सी हुई है? इज एक्सरसाइज अ स्ट्रेस सिचुएशन? आप जब एक्सरसाइज करते हो, विगरस एक्सरसाइज करते हो, तो इज इट अ स्ट्रेस सिचुएशन फॉर योर बॉडी? है ना आपके लिए स्ट्रेस. आपको ग्लूकोज भी चाहिए, उस टाइम आपको एनर्जी भी चाहिए, तो वो सब कहाँ से मिल रही है? अब उस सिचुएशन में भी आपको फ्री फैटी एसिड, ग्लूकोज, वो सब कुछ चाहिए. ठीक है, तो वो सारा आपका ही कैटेकोलामीन रिप्लेस करेंगे आपको. ठीक है, एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा या फिजिकल इंजरी, तब भी आपको ये नॉन एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एंड डोपामीन आर सिक्रेटेड. क्योंकि अब जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो हम चाहते हैं कि आपके जो एक्सरसाइजिंग मसल्स हैं उनको ज्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए कि कम चाहिए. तो दे नीड, एक्सरसाइजिंग मसल्स जो है, दे नीड मोर ऑफ ब्लड सप्लाई. और अगर इफ से कि कार्डिक सीवीएस में उस टाइम क्या चाहिए बताओ? If you are exercising, your heart rate should increase or decrease, or what should happen? आपको कोप अप करने के लिए whenever you do jogging, है ना, तो what happens to your heart rate और BP? आपने वो प्रैक्टिकल किया है ना, एक एक्सरसाइज इफेक्ट का. So what is happening? Your heart rate is increasing, your cardiac output is increasing, your BP is increasing. ठीक है, तो वो सारी स्ट्रेस सिचुएशन में आपको क्या, आपके एक्सरसाइजिंग मसल्स को तो सारा ब्लड शंट हो रहा है. और आपके सीवीएस में क्या हो रहा है, आपके मतलब हार्ट पे क्या हो रहा है? देयर इज अ इंटेंस वैसोकंस्ट्रिक्शन. ठीक है, तो वहां क्या होगा? कार्डियक आउटपुट आपका इंक्रीज होगा, आपकी हार्ट रेट इंक्रीज होगी, आपको टैकीकार्डिया होगा. ठीक है, बट इसमें एक और चीज है कि ये जो वैसो डायलिटेशन कंस्ट्रिक्शन, ये मतलब एज ए पेंडुलम की तरह चलते हैं. एक तरफ हैवी होगा तो वो नीचे एंड दूसरी साइड ऊपर. सो बेसिकली वहां क्या होगा, अब आपका सिस्टोलिक तो इंक्रीज हो रहा है, बट दैट इफेक्ट इज ओवरराइडिंग द वैसोडाइलेटेशन. तो आपकी जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है. तो दैट इज व्हाई योर डायस्टोलिक प्रेशर पे उतना इफेक्ट नहीं आता है, बल्कि वो फॉल करता है एंड योर सिस्टोलिक प्रेशर इज इंक्रीजिंग. ठीक है, समझे कि नहीं? व्हेनेवर यू आर एंग्शियस, व्हेनेवर यू आर स्ट्रेस्ड, तो आपको स्वेटिंग वगैरह, पैल्पिटेशन, टैकीकार्डिया सब चीजें होती है. योर ब्लड फ्लो टू योर हार्ट इज इंक्रीजिंग. ठीक है, तो आपकी सारी चीजें आ रही है, बट उसमें अगेन क्या हो रहा है आपका? अगर हम उस टाइम शुगर मेजर करेंगे ना, तो दैट विल बी स्लाइटली हायर. ठीक है, आपका अगेन उसमें स्ट्रेस, एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, या जब आप इमरजेंसी सिचुएशन में, सपोज वही जो आपका एग्जांपल है ना क्लासिक की, आपने लॉयन को देख लिया एंड यू स्टार्टेड रनिंग अवे, तो उस टाइम अगर आपका ब्लड शुगर करें तो दैट विल बी इंक्रीज. आपके कीटोन बॉडीज करेंगे, दैट विल बी इंक्रीज. फ्री फैटी एसिड वो भी इंक्रीज होते हैं. ठीक है, सो ऑल ये सारा आपके हेल्प कर रहा है टू, ये किसके लिए आपको प्रिपेयर कर रहा है? आपकी बॉडी को. जो आपको स्ट्रेस है, जो आपका फ्लाइट रिस्पॉन्स है, ये उसको हेल्प कर रहा है. सो दीज हार्मोन आर अगेन हेल्पिंग यू टू स्टे नॉर्मल इन दो सिचुएशन. ठीक है, सिवियर पेन, सिवियर कोल्ड,
ठीक है, आपने कोल्ड में व्हेनेवर आपको बहुत गर्मी उसमें हम ले जाएं तो व्हाट हैपेंस, यू स्टार्ट स्वेटिंग, ठीक है, आपको स्वेटिंग होती है ना, और अगर आप किसी कोल्ड उसमें चले जाओ तो व्हाट हैपेंस, शिवरिंग। सो अगेन देखो हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन इन बॉडी। अब ये जो आपका नॉन एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ठीक है, बेसिकली ये इन्होंने क्या करना है आपको, ये थर्मोजेनेसिस भी करते हैं। तो जैसे ये कोल्ड हो गया, बहुत कोल्ड, दैट इज अगेन स्ट्रेस फॉर योर बॉडी, सो दे विल गेट एक्टिवेटेड, ठीक है, अगेन ये रिलीज होंगे क्रोमाटिन सेल से, और ये क्या करेंगे, अब थर्मोजेनेसिस इंक्रीज, थर्मोजेनेसिस स्टार्ट करें। थर्मोजेनेसिस मतलब आपके जो थर्मोजेनेसिस कैसे होगा, अब या तो यू विल स्टार्ट शिवरिंग, या फिर यहाँ पर नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस भी हो सकती है। सो व्हाट इज हैपनिंग, योर बॉडी टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, चाहे आप शिवरिंग हो या नहीं हो, शिवरिंग होने से भी आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सो अगेन इस सिचुएशन में भी ये आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। और इसका इन सब का क्या था, मेन स्टिमुलेशन क्या था, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, और इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट स्टिमुलाई कौन सा है, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। ये सारे तो है ही, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंस है फॉर सिक्रीशन ऑफ नॉन एपिनेफ्रिन या कैटेकोलामीन्स जो बोल लूं, तो दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया। कुछ समझ आ रहा है आपको, यस और नो, कुछ समझ आ रहा है आपको? चलो, नहीं आ रहा तो इससे ज्यादा आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी मैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सिक्रीट हो रहे हैं आपके एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, डोपामिन, अभी आपकी बॉडी में ही नहीं रहेंगे, दे विल नॉट स्टे इन द सर्कुलेशन, दे हैव टू बी मेटाबोलाइज्ड एंड एक्सक्रीटेड फ्रॉम योर बॉडी। अब हम थोड़ी चाहते हैं कि अगर ये शिवरिंग है तो ये कॉन्टिन्यूस ही रहे, या फिर वो जो आपका रिस्पॉन्स था हाइपोग्लाइसीमिया का, तो एक बार शुगर इंक्रीज हो गया तो उसके बाद तो आप चाहते हो ना इट शुड स्टे नॉर्मल, नहीं तो वो तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाएगी कि शुगर बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। तो दे हैव टू बी मेटाबोलाइज्ड, दे हैव टू बी डिग्रेडेड एंड दे आर एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन, ठीक है। तो इस तरीके से आप एड्रिनल, अब इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं दे आर एक्सक्रीटेड इन योर यूरिन। तो अब इसको अगर आप दूसरे तरीके से समझो तो इफ यू वांट टू नो द एक्टिविटी ऑफ योर एड्रिनल मेड्यूला, सो कैन बी डू अ सीरम, या तो प्लाज्मा लेवल कर लो या यूरिन लेवल फॉर द डिग्रेडेड प्रोडक्ट ऑफ दिस, कर सकते हैं। मैंने क्या बोला कि ये जो सारे नॉन एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामिन है, दे कम इनटू द स्ट्रेस कंडीशन, वो अपना काम करते हैं, उन्होंने ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर दिया, सारे एक्शंस कर दिया, नाउ दे विल बी मेटाबोलाइज्ड एंड दे आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम योर बॉडी थ्रू यूरिन। तो अगर आपको एड्रिनल मेड्यूला की एक्टिविटी जाननी है तो आप यूरिन सैंपल कर सकते हो फॉर द बाई प्रोडक्ट्स, सो यस, द आंसर इज यस। तो अब आप इसके बाई प्रोडक्ट्स की यूरिन मेजरमेंट करके आप उसकी एक्टिविटी जान सकते हो कि हाउ इट इज वर्किंग, ठीक है, क्लिनिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज हाउ इट इज मेटाबोलाइज्ड। सो एपिनेफ्रिन है ना, ये COMT कैटेकोलामीन ओ मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है, इन दोनों पे एक्ट करता है। अल्टीमेटली ये मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, अगेन ये सारा एंजाइम कैस्केड है, ठीक है। सो आप देखो एंड प्रोडक्ट इज व्हाट, विनाइल मेंडेलिक एसिड, ठीक है, VMA। ये एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है विच यू कैन, सीरम आप करवा सकते हो इसका यूरिन एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर ये बहुत ज्यादा राइज है तो व्हाट डज दैट मीन कि ये, इसका क्या मतलब होगा, अगर सपोज ये 100 टाइम्स ज्यादा, मतलब इसकी तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है, सपोज ये 100 टाइम्स इंक्रीज है, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि नॉन एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन बहुत ज्यादा बन रहा है ना। नॉर्मल तो बहुत ज्यादा नहीं बनता है, नॉर्मल तो कुछ पिकोग्राम, मतलब 300 पिकोग्राम, 30 पिकोग्राम, 50 पिकोग्राम, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में। सपोज 100 फोल्ड इंक्रीज है, दैट मीन्स नॉन एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन बहुत ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो रहे हैं, एंड दैट कैन ऑकर ओनली इन वन सिचुएशन एंड दैट इज द ट्यूमर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। उसके अलावा कभी भी ज्यादा नहीं हो सकते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज दैट ट्यूमर कॉल्ड, ट्यूमर मतलब मतलब इट कैन बी बिनाइन ऑल्सो,
ट्यूमर मतलब क्या होता है? एनलार्जमेंट ऑफ दैट ग्लैंड. सो ये जो आपका किडनी था, मैंने कहा इसके ऊपर है. सपोज इसमें कुछ मैलिग्नेंसी हो गई है, ठीक है, और ये जो क्रोमाटिन सेल्स हैं, दे स्टार्ट सिक्रेटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ द कैटेकोलामिन. ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज कॉल्ड फियोक्रोमोसाइटोमा. इट इज नथिंग बट अ, व्हाट इज इट? इट इज एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर. ठीक है, जिसमें कि एनॉर्मस अमाउंट ऑफ कैटेकोलामिन्स आर सिक्रेटेड इन द सर्कुलेशन. तो ये दिस इज अ लाइक इट हैज टू बी मैनेज. ये तो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है. अब ये कैसे हो रहा है ये? ठीक है, अब सर्टन रूल्स आर. फियोक्रोमोसाइटोमा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. थोड़ा सा आपको आइडिया तो लग गया ना एड्रिनल मेड्यूला क्या क्या काम कर रहा है. अब आपको ये अब वो सीवीएस में भी हमने पढ़ा है ना. अब अगेन आप रिसेप्टर लेवल पे जाओगे ना, तो आपको जैसे एग्जाम में मैंने बोला जैसे इट इंक्रीजेस द हार्ट रेट, है ना. आपको पता है ना कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं हार्ट पे, लंग्स पे? कुछ आइडिया है? अल्फा बीटा रिसेप्टर्स होते हैं ना? नो? देखो, अल्फा रिसेप्टर भी है एंड बीटा रिसेप्टर भी है. ठीक है, जो आपका ये जो सारा चीजें सिक्रीट हो रही है ना कैटेकोलामिन, दे आर एक्टिंग ऑन बोथ. ठीक है, बीटा रिसेप्टर्स आर डिवाइडेड इनटू बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3. अगेन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस होती हैं इनकी. हार्ट में है बीटा 2, है ना. सो ये जो सारा है ना, दे एक्ट थ्रू डिफरेंट पाथवे. ठीक है, मतलब इनको वो चीज कहीं कंबाइन होगी, फिर ये रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा. तो आपको थोड़ा सा ये चीज समझनी है कि ये रिसेप्टर्स भी होते हैं कुछ, है ना. आपको पूछेंगे कि सीवीएस में कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, तो कौन से रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है नॉन एपिनेफ्रिन, वो रिलीज होके, है ना. तो बीटा 2, है ना, ऐसा आपको. और इसका कौन सा पाथवे है? ये साइक्लिक एएमपी पाथवे से चलता है. ठीक है, एंड अगेन दिस अल्फा वाला है ना, इसके डिफरेंट सेकंड मैसेंजर सिस्टम है. तो ये आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट डिफरेंट पाथवे से चलता है. तो आपको ये समझना है कि वो एक्ट कर रहे हैं, पर किस रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तभी तो एक्ट करेगा ना. ठीक है, ठीक है. सो ये हमने सारी चीज पढ़ ली है. ठीक है, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन इज डूइंग व्हाट. ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, मसल रीअपटेक, ये सारी चीजें डिस्कस की हैं. अब अगेन इम्पोर्टेंट थिंग इज, मैं जल्दी से करूंगी ये खत्म. फियोक्रोमोसाइटोमा बहुत इंपॉर्टेंट है. उसका एक रूल ऑफ 10 होता है. इनिशियली पहले था, अब वो फॉलो नहीं होता है, बट यू शुड नो रूल ऑफ 10, है ना. तो ये फियोक्रोमोसाइटोमा में यूज होता है, बट नाउ डेज ऐसे ये कोई वैसा नहीं है. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मतलब कि फियोक्रोमोसाइटोमा में से 10% जो है वो मैलिग्नेंट होंगे, तो रेस्ट जो 90% है वो क्या होते हैं? वो क्या होंगे? वो बिनाइन होंगे. आपको बिनाइन मैलिग्नेंट पता है ना. तो बेसिकली इट इज अ ट्यूमर, इट इज नॉट अ मैलिग्नेंट कंडीशन. ठीक है, मतलब इट इज अ ट्यूमर ओनली. सो 10% रूल बोलता है कि फियोक्रोमोसाइटोमा में से 10% मैलिग्नेंट होते हैं, ओनली 10%. 10% जो होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं. ठीक है, मतलब जेनेटिक म्यूटेशन होती है. 10% ही चिल्ड्रन में होते हैं या फैमिलियल. ठीक है, और 10% ही चिल्ड्रन में होते हैं, मतलब अडल्ट में ज्यादा होता है ये. ठीक है, तो दिस इज अ रूल ऑफ 10. नाउ डेज इट इज नॉट फॉलोड, बट ये इनिशियली पहले होता था इसके लिए. सो 90% ये बिनाइन होता है ट्यूमर. ठीक है, 90% इनहेरिटेड होता है. ठीक है, सिर्फ 10% है, मतलब 10% इनहेरिटेड है, बाकी स्पॉन्टेनियस मतलब हो सकता है. ठीक है, फैमिलियल है 10% और अडल्ट में ही ज्यादा होता है, चिल्ड्रन में कम है. सॉरी ये. ठीक है, ओनली 10% इन चिल्ड्रन, बाकी अडल्ट में ही मोस्ट कॉमनली देखा जाता है. और ये कभी भी जो फियोक्रोमोसाइटोमा है, हमेशा ये आपको
आइसोलेटेड नहीं दिखेगा। आइसोलेटेड मतलब कि ऐसे नहीं कि सिर्फ पेशेंट को फियोक्रोमोसाइटोमा ही है, ये जो होता है ये हमेशा ग्रुप ऑफ सिंड्रोम्स के साथ पाया जाता है, ठीक है। सो वो ग्रुप ऑफ सिंड्रोम्स आप आगे पढ़ोगे, बट उनका फॉर द टाइमिंग एक ना, आप अभी पैराथायराइड पढ़ोगे तो तब पढ़ोगे आप मेन सिंड्रोम होता है ना, मेन 1 2 3 ऐसे होता है, एक VHL, ये ग्रुप ऑफ सिंड्रोम्स है, मतलब जिसमें कि मल्टीपल चीजें होती हैं और उसके अंदर फियोक्रोमोसाइटोमा इज द पार्ट। तो एनी पर्सन हु इज कमिंग विद द मेन सिंड्रोम, तो इसमें ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स हैं, ये भी आप पैराथायराइड जब पढ़ोगे तो उसमें आ जाएगा, मतलब इसमें हाइपर कैल्सीमिया भी होता है और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो अब ये बात है कि अब ये वाला पेशेंट जिसमें कि फियोक्रोमोसाइटोमा है, मतलब कि उसका एड्रिनल ग्लैंड बहुत ज्यादा सिक्रेट करे नॉन एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन, तो वो सर्वाइव कर पाएगा कि आपको कुछ उसको ट्रीट करना पड़ेगा? मतलब यू डोंट वांट ना, अब आपका ग्लूकोज रेज होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, अभी तो रेगुलेटेड है, बट जब ट्यूमर होगा तब इट इज नॉट रेगुलेटेड। आपकी लाइपोलाइसिस हो रही तो लाइपोलाइसिस ही होती जा रही है, ठीक है, समझ रहे हो ना आप? मतलब जो जो हमने इसके फंक्शंस पढ़े उन वो कंट्रोल वे में नहीं है, ठीक है। हार्ट रेट बढ़ रही है तो बढ़ती जा रही है, ठीक है। सो ट्यूमर होगा तो तब मतलब कि वो हमें इमरजेंसी सिचुएशन है कि ठीक है नॉर्मल है, दैट इज अ इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। उसमें पेशेंट को आपको वो ट्रीट करना ही करना है। और बॉडी में जहां भी ट्यूमर होता है इट हैज टू बी इधर सर्जिकली रिमूव्ड, पहले तो उसकी मेडिकेशन, देन यू हैव टू रिमूव इट सर्जिकली, उसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। बाकी आजकल और एडवांसेस भी आ गए हैं, बट जहां भी ये ट्यूमर है आपको उसको रिमूव करना ही करना पड़ेगा। अब इसमें क्या है प्रॉब्लम, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम होगी, मैंने आपको कहा कि जो आपका नॉन कैटेकोलामिन थी वो आपका बीपी बढ़ा रहे हैं, जब आप स्ट्रेस में हो एक्सरसाइज कर रहे हो आपका बीपी बढ़ रहा है। अब यहाँ क्या हो रहा है, उसका बीपी बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। सो इसके क्लासिकल, इसमें 3-4 चीजें हैं जिससे आप डायग्नोज कर सकते हो कि पेशेंट को फियोक्रोमोसाइटोमा है। वो कैसे? एक तो अनएक्सप्लेन हाइपरटेंशन, ठीक है, अनएक्सप्लेन हाइपरटेंशन, आपने सारी उसको मेडिकेशन दे दी है फिर भी पेशेंट इज हैविंग, ठीक है, हाइपरटेंशन नॉट कंट्रोल्ड बाय मेडिकेशन, दैट शुड रेज अ सस्पिशन इन योर माइंड ऑफ अ ट्यूमर इन द एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। सेकंड इज, अब अगेन जो सारी चीजें थी वो सब हो रही हैं, ठीक है, स्वेटिंग, प्रोफ्यूज स्वेटिंग ऑल द टाइम, कि वो स्ट्रेस की सिचुएशन में ही है हमेशा, उसको हमेशा यही लग रहा है कि मतलब एक्सरसाइज ही कर रहा हूं मैं, ठीक है। हार्ट रेट इज ऑलवेज इंक्रीज्ड, कार्डियक आउटपुट इज ऑलवेज इंक्रीज्ड, ठीक है। तो ये सारे ना इसके क्लासिकल सिम्टम्स हैं। तो पेशेंट हु इज कमिंग टू यू विद अनएक्सप्लेन हाइपरटेंशन एंड यू रिक्वेस्ट फॉर द इन्वेस्टिगेशन लाइक VMA, जो विनाइल मेंडेलिक एसिड, वो भी आपको बहुत रेज्ड मिल रहा है। एंड अगेन यू, थर्ड चीज आप CT भी करवा सकते हो एब्डोमेन का, जिसमें आप डायरेक्टली एनलार्ज्ड एड्रिनल ग्लैंड देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब करके यू कैन कम टू अ डायग्नोसिस, और फिर उसके बाद हम CT से डायग्नोज कर लिया, आपने देख लिया किडनी के ऊपर एड्रिनल है, दे आर एनलार्ज्ड इन साइज। फिर क्या होता है, कुछ भी डायग्नोज को कंफर्म करने के लिए टिश्यू लेना जरूरी होता है। एंड व्हाट इज दैट कॉल्ड? यस, दैट इज कॉल्ड बायोप्सी। मतलब आपको उस जगह, पेशेंट को कोई बहुत सेडेटिव देने की जरूरत नहीं होती है, यू जस्ट इंसर्ट अंडर लोकल एनेस्थीसिया, आप उसको पोस्टीरियरली अंडर USG गाइडेड, USG प्रोब से पता चलेगा एड्रिनल यहाँ पर है, नीडल डालोगे, उससे लोगे कुछ टिश्यू लोगे आप, नॉट द फ्लूइड, उससे कुछ टिश्यू कट करके लोगे आप, और उस टिश्यू को आप स्लाइड के नीचे रख के देखोगे तो आपको क्रोमोफिन सेल्स का स्ट्रक्चर नॉर्मल से पता चल जाएगा इंक्रीज है कि नहीं। उसमें आपको जो वेसिकल्स हमें 10 दिखते हैं उसमें आपको 100 दिखेंगे। तो दिस इज हाउ यू रीच टू अ कंक्लूजन कि भाई इस पेशेंट को फियोक्रोमोसाइटोमा है। अगेन इट हैज टू बी रिमूव सर्जिकली, और बाकी पेशेंट को आपको सिम्टोमेटिक, उसका बीपी तो कम करोगे ना तब तक जो उसके सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। तो अगेन यू हैव टू गिव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, या जो भी बीपी का मैनेजमेंट है वो, और आप टेकिकार्डिया है तो उसके लिए कुछ बीटा ब्लॉकर दे सकते हो उसको, है ना। तो आपको सिम्टम्स भी पेशेंट के ट्रीट करने हैं। ये तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट हो गया कि बीपी बहुत ज्यादा है तो यू गिव एंटी हाइपरटेंसिव, स्वेटिंग हो रही है, और अच्छा इसमें अब हाइपरटेंशन है उसके साथ एक और चीज आएगी, उसके साथ एक और चीज आएगी हेडेक। बहुत ज्यादा जब रेज्ड बीपी होता है ना तो आपको हेडेक भी होती है।
और ये क्लासिकल इसका ट्रायड है, हाइपरटेंशन, हेडेक्स एंड स्वेटिंग, फ्लशिंग ऑफ फेस, है ना। तो आप इन सब चीज़ों से यू कैन रीच टू अ कंक्लूजन, ठीक है। ट्रीटमेंट इज अगेन सिम्टोमेटिक एंड सर्जिकल रिमूवल ऑफ द, और पूरा भी नहीं करते हैं, सम पार्शियल रिमूवल, क्योंकि अब ये सारे आपके नॉर्मल भी तो चाहिए ना। और अगर कंप्लीट रिमूवल ऑफ एड्रिनल मेड्यूला कर दिया तो फिर उसको लाइफ लॉन्ग ही हैज टू बी डिपेंडेंट ऑन दी सपोर्टिव, तो वो ज़्यादा देर नहीं सर्वाइव करते हैं पेशेंट्स, ठीक है। सो ये इतना डेंजरस एक कंडीशन है, ठीक है। सो आपको समझ आ गया होगा, आई थिंक आई डोंट नीड टू रीड ऑल दिस, ठीक है।